नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग वर्ण के तीसरे दिन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को पढ़ चुके हैं और आज उनके उच्चारण स्थान को पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं कि जहां से वर्ण का उच्चारण हो, यानी कि जिह्वा मुख के किस किस पार्ट में किस किस जगह स्पर्श करती है, उससे उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे वर्ण दिया हुआ है क्रम संख्या 1 में, आप देख रहे होंगे। 1 में है अ, आ, ह और क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग और घ और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से का मतलब हो गया कि डायरेक्ट जीभ साइलेंट होती है और वर्ण का उच्चारण फ्लो, उसका जो फ्लो है वो डायरेक्ट कंठ से साउंड बाहर आता है, यानी ध्वनि डायरेक्ट बाहर आती है। जैसे क, ख, ग, घ, अह, आ, इस तरीके से मुख से वायु सीधी सीधी बाहर निकलती है। जीवा का स्पर्श नीचे होता है, इसलिए इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से है। अगर हिंदी में ये पूछा जाए, हिंदी के प्रश्न पत्र में, तो आप कंठ से मारेंगे, और अगर संस्कृत में दिया गया हो तो आप कंठ ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्योंकि इस बार एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे आए थे जो कि उसमें से पूछा गया था कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। चलिए आगे दूसरा देख पा रहे हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, य, श और च वर्ग। च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु, तालु समझ रहे हैं कि हमारा जो ये पार्ट है ये है तालु। तो जिह्वा का स्पर्श, जीभ का जो बीच वाला पॉइंट है, बीच जीभ का बीच वाला भाग, वो स्पर्श करता है तालु में। तो वहां स्पर्श करने से च, छ, ज, झ या फिर ई, जिसको हम ह्रस्वई या दीर्घई कहते हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है। तो हिंदी प्रश्न पत्र में आएगा तो आप तालु से लगाएंगे, और संस्कृत के प्रश्न पत्र में उसका जवाब तालव्य होगा, तो तालव्य को टिक करेंगे। तीसरा है री, र, श और ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ध। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मूर्धा का मतलब हो गया तालु, और ये जो दांत है ऊपर वाला, इसके अंदरूनी भाग में जो ऊपर का मसूड़ा है और तालु के नीचे, इस दोनों के पार्ट के बीच को कहते हैं मूर्धा। तो यहां से मूर्धा से इन वर्णों का उच्चारण होता है। कौन कौन से वर्ण का? री, र, श, ट, ठ, ड, ढ। तो मूर्धा से होगा, और संस्कृत में मूर्धन्य में टिक करेंगे। उसी तरह से चौथा है ल, श, ल, स और त वर्ग, त, थ, द, ध। इन सभी का उच्चारण स्थान दांत से होता है। बिना दांत में स्पर्श किए हम त वर्ग का उच्चारण स्थान मतलब कर ही नहीं सकते उच्चारण उसका। जैसे त, थ, द, ध बोलेंगे तो जीभ का स्पर्श दांत में ही होगा। यदि हम दूसरी जगह करेंगे, मूर्धा में सड़ा देंगे, ट, ठ, ड, यानी कि त, थ, ट, ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम यदि प्रैक्टिस करें तो हम इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ हम प्रैक्टिस से अपना बोल के उच्चारण स्थान का नाम याद रखकर उस वर्ण का उच्चारण करके भी ये पता कर सकते हैं कि किस वर्ण का किस जगह से उच्चारण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है उ, ऊ और प वर्ग में प, फ, ब, भ। इन सब का उच्चारण स्थान होठ से होता है।
अब जैसे दोनों होठ है, ये दोनों होठ जब आपस में सटेंगे तब प बोल सकेंगे। अगर होठ को नहीं सटाए हम तो प, फ, ब, भ, म का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। अब अगर नहीं सटाए तो ऐसे कर सकते हैं, अ आ जाएगा, तो प, फ, ब, भ, ये सभी का उच्चारण कहां से होगा? होठ से। संस्कृत में क्या मानेंगे? संस्कृत के प्रश्न पत्र में अगर आया तो उसके ओष्ठ्य ऑप्शन में टिक करेंगे। चलिए आगे। और इन सभी के जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ट वर्ग है और प वर्ग के जो वर्ण है, इनके अंतिम में जो वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पंचमाक्षर कहते हैं, क्योंकि ये पांचवा अक्षर है स्पर्श व्यंजन का। तो पंचमाक्षर और अनुस्वार, अनुस्वार आप जान रहे हैं कि कोई भी वर्ण है उसके ऊपर अगर अनुस्वार की मात्रा लगाएं, जैसे कम, क में अनुस्वार कम लगा दें या प में अनुस्वार कम लगा दें तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और चंद्र बिंदु, जैसे क में अनुस्वार कम और प में अनुस्वार कम, यानी कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु और ये पंचमाक्षर, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका मुख से होता है, यानी कि नाक से भी होता है और मुख से भी होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इन दोनों का उच्चारण होता है। अब अगर हम नाक बंद कर लें और बोलना चाहे तो सही से उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से नाक से भी हवा निकलती है और मुख से भी हवा निकलती है इन पंचमाक्षर के उच्चारण में, और साथ ही साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु के उच्चारण में। इसलिए इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? नासिका और मुख दोनों होगा। संस्कृत में होगा तो उसे हम अनुनासिक भी लगाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है अनुनासिक, उसमें भी हम लगा सकते हैं। चलिए, ए और ए, ये दो ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। ए, चूंकि ए बोलते हैं तो कंठ से भी शायद, चूंकि स्वर वर्ण है तो कंठ से उसका उच्चारण है, और चूंकि जीभ का स्पर्श तालु में होता है तो इसलिए कंठ और तालु दोनों स्थान पर जिह्वा का स्पर्श हो जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और तालु भी है, तो दोनों को मिला के हो गया कंठ तालु। तो इसलिए कंठ तालु कहेंगे। और संस्कृत के क्वेश्चन में अगर ये प्रश्न पूछा गया तो उसमें कंठ तालव्य ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। उसी तरीके से ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी कंठ से भी हो रहा है और होठ से भी हो रहा है। जैसे ही बोल रहे हैं ओ औ, तो हमारा होठ जो है उसका भी स्पर्श हो रहा है, हल्का हो रहा है, लेकिन कंठ से भी हो रहा है, होठ से, दोनों से हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कंठोष्ठ। कंठ भी और होठ भी। इसलिए संस्कृत में अगर आया ये प्रश्न तो उसमें हम कंठोष्ठ के ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसी तरह से है व का जो उच्चारण स्थान है ये दंतोष्ठ है, यानी दांत और होठ दोनों के कॉम्बिनेशन से ये व का उच्चारण होता है, व। तो इस तरीके से संस्कृत में आएगा तो दंतोष्ठ हम लोग लगाएंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिपीट कर लें थोड़ा सा कि अ, आ, ह और क वर्ग इसका उच्चारण स्थान, और ये विसर्ग जो है कंठ से, ई, य, श और च वर्ग इसका उच्चारण स्थान तालु से, री, र, श और ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धा से, ल, स और त वर्ग इन सब का उच्चारण स्थान दांत से, और हर्षौ, दीर्घऊ यानी कि पु, उ और प वर्ग यानी प, फ, प, फ इनका उच्चारण स्थान होठ से, पंचमाक्षर और अनुस्वार और चंद्रबिंदु इनका उच्चारण स्थान नासिका मुख से, और ए का कंठ तालु से, ओ औ का कंठ ओष्ठ से और व का दंत ओष्ठ से। ज्यादातर प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि व का उच्चारण स्थान कहाँ है,
तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, दंतोष्ठ लगाएंगे। कभी कभी पूछ दिया गया था कि य का उच्चारण स्थान कहाँ से है, य, तो य का उच्चारण स्थान तालु से होगा, याद रखेंगे। और आशा करता हूं कि मैंने जो भी बताया है वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी और भी समझ में आती है तो कृपया कमेंट करें, और अपना कुछ अगर देना चाहते हैं, अपना कुछ मंतव्य देना चाहते हैं, तो अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए फिर से आगे से दूसरा वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।